हाँ भाई। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फटीग और वीकनेस का सिद्धांत क्या है। हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग उसको तुरंत रिकवर करते हैं, है ना। बहुत इजीली ट्रीटमेंट करना है, लेकिन आपको दोनों को समझना है। वीकनेस क्या होता है, फटीग क्या होता है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या बोलता है, ये हमें देखना है। जब आप स्पेशल फटीग की बात करते हो तो ये एक टर्म है दोस्तों, है ना। अब टर्म में तो क्या, फटीग मतलब थकान, है ना। वीकनेस मतलब दुर्बलता। याद रखना दोस्तों, ये होता है दुर्बलता, ये होता है थकान। वर्ड पे जाइए। फटीग केवल एक टर्म होता है जिसको एनर्जी की कमी होती है और टायर्डनेस की, बिल्कुल थकान, टायर्डनेस की ओवरऑल फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फटीग का उपयोग किया जाता है। यानी यहां पर ओवरऑल पूरी बॉडी में टायर्डनेस आ गई है, यानी एनर्जी की कमी है। अब मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, है ना। मैं काम करने लायक नहीं हूं, मैं बिस्तर से उठने के लायक नहीं हूं। ऐसी तमाम डिसीजेस जिसमें आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है, याद रखना, एनर्जी की कमी हो रही है। टायर्डनेस की ओवरऑल ऑल फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना।
अगर ये है तो याद रखना ये सिंपली फीलिंग को ड्राउजीनेस के लेवल पर या स्लीपिंग के जैसे सामान्य कंडीशन नहीं होती है दोस्तों। यानी पेशेंट वहां पर पड़ा रहता है लेकिन उठने की इच्छा नहीं कर रही है ना, बिल्कुल स्लीपी, सोएगा भी नहीं, नींद भी नहीं आ रही है लेकिन बिस्तर पे लेटा है। जब फटीग होते हैं ना दोस्तों तो पेशेंट का मोटिवेशन और एनर्जी दोनों नहीं मिलता, किसी भी प्रकार से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, किसी भी प्रकार से कोई एनर्जी नहीं मिलती दोस्तों, दोनों कंडीशन वहां पर आपको नजर आती है। और हमेशा पेशेंट को स्लीपी महसूस होता है, यानी मैं सोया रहूं, लेटा रहूं, भले नींद आए नहीं आए, बस मैं लेटा रहूं, बिस्तर पे आराम करता रहूं, है ना। अगर ये सिम्टम होता है ना दोस्तों तो बिल्कुल याद रखना सेम थिंग नहीं होती है ना। फटीग का सिम्टम अगर स्लीपी महसूस होना होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको नींद आई जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। फटीग बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है, उसके कॉमन सिम्टम्स के रूप में आप देख रहे होते हो दोस्तों, जिसकी रेंज आप एक सिंपल, मॉडरेट एंड सिविरिटी के रूप में देखते हो दोस्तों। माइल्ड टू सीरियस कंडीशन आप देखते हो फटीग की, है ना। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस कर लिया जाए ना दोस्तों तो नेचुरल रिजल्ट के कारण भी आप देखिएगा क्योर कर सकते हो। आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ हुई है और इसी के कारण आप देख रहे हो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल कम हो रहा है, आप देखो आपको वहां पर फटीग डेवलप हो रही है ना। याद रखना दोस्तों, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप पुअर डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज की कमी हो गई, डाइट आपका कम हो गया, यदि पेशेंट की फटीग प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन के साथ भी रिजॉल्व नहीं हो पाती, आपने प्रॉपर डाइट कर दी, है ना, प्रॉपर रेस्ट कर लिया, फिर भी आपका फटीग रिजॉल्व नहीं होता है दोस्तों, हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसका कारण अंडरलाइन कोई भी फिजिकल या मेंटल हेल्थ कंडीशन से जुड़ा हुआ है। वीकनेस में क्या होता है, आप अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। आप अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्यों सॉल्व हो जाती है दोस्तों, वीकनेस का मतलब दुर्बलता होता है, अर्थात मान लो खान पान आप नहीं खा पा रहे हो, जितना न्यूट्रिशन मिलना था नहीं मिल रहा है ना। अगर किसी का वजन, जो आप वेट देख रहे हो, सामान्य से कम क्वांटिटी में है ना, वजन कम क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा वो वहां पर मेंटल बहुत ज्यादा वरीज हो रहा है, मेंटल बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, लेकिन उसको रेस्ट करने के बाद फिर से वो पहला जैसा हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट करेगा पहले जैसा हो गया, लेकिन फटीग में ऐसा नहीं होता है, याद रख लेना इस बात को, है ना। मान लो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं दोस्तों, आप अगर एक कंडीशन में काम कर रहे होते हो, मान लो आपको यहाँ पर 100 किलो कैलोरीज जो है, यहाँ पर एक छोटा सा 100 कैलोरीज आपको यहाँ पर दोस्तों वेस्ट करना है, आप 100 कैलोरीज को वेस्ट कर रहे हो, आपको खाना कितना पड़ेगा, उससे 10 ज्यादा, यानी 110 कैलोरी का खाना आपको लेना पड़ेगा, है ना। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, आप जब 100 कैलोरीज का काम कर रहे हो तो 110 कैलोरीज आप क्यों लेने को मिल रहे हो, क्यों, क्योंकि दोस्तों 100 कैलोरी का काम कर पाएगा, क्योंकि पूरा 110 कैलोरी को वो 100 कैलोरी में कन्वर्ट करता है, अर्थात एनर्जी के द्वारा कन्वर्ट पूरा नहीं कर पाता है, 10 कैलोरी रह जाता है, 100 कैलोरी वहां पर कन्वर्ट होता है, यानी 110 में से 10 कैलोरी रह जाएगा, 100 कैलोरीज वहां कन्वर्ट कर पाएगा। इसीलिए आप इसका सिंपल सा अगर उदाहरण देखते हो दोस्तों, आपकी जो भी लेंथ हाइट की आती है ना, है ना, आप वहां पर 100 माइनस कर दे, आपका वजन निकल आएगा, है ना। मान लो मैं 170 सेंटीमीटर का हूं, 170 सेंटीमीटर में से 100 को निकाल दिया तो मेरा वेट 70, मेरा 71 है ना। ये मेरा वेट हाइट के हिसाब से निकल के आ गया, अर्थात लगातार फिजिकल वर्क न करें, थोड़ा थोड़ा करके आराम करें, पुनः काम करें, आपको कभी वीकनेस नहीं होगी। याद रखना, अगर कोई पेशेंट कहता है आपको कि मुझे वीकनेस हो रही, तो पहले आप उसके हाइट के हिसाब से बॉडी का वेट निकाल लो, है ना, और फिर उसको पूछो कि आप कंटिन्यू काम करते हो क्या, बोले हाँ मैं 12 घंटे लगातार बैठने काम नहीं है मेरा, तो उसको कहिए आप फिजिकल वर्क न करें, थोड़ा थोड़ा सा आराम करें, उसके बाद पुनः आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल प्रोसेस में ये काम कर सकते हो दोस्तों। लेकिन जब आप फटीग की बात करते हो ना, फटीग ऐसे कंट्रोल नहीं होता, है ना, मेटाबॉलिज्म कारण होता है इसका, मेटाबॉलिक प्रोसेस कारण होती है इसकी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यहां पर अगर होता है आपको फटीग होगा। इसीलिए मैंने कहा फटीग के लेवल पर पेशेंट आपको थोड़ा देर आप रिजॉल्व कर रहे हो, आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन कोई ना कोई फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन वीकनेस में ऐसा नहीं है,
आप थोड़ा सा आराम करोगे, रेस्ट करोगे, फिर ठीक हो जाएगा, है ना। इसलिए केवल जनरल टॉनिक सेकंड डायल्यूशन पर्याप्त है। याद रखना, जनरल टॉनिक सेकंड डायल्यूशन वीकनेस के लेवल पर पर्याप्त है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर चाहो तो C4 के 5 ड्रॉप ऊपर से डाल देना, टकाटक हो जाएगा पेशेंट। बहुत तेजी के साथ काम करता है दोस्तों, बहुत तेजी के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर फटीग है तो आपको देखना पड़ेगा मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या अफेक्टेड है, क्या डायबिटीज है, थायराइड है, हार्ट डिसीज है, एनीमिया है, डिप्रेशन है, अर्थराइटिस है, इंसोम्निया, यानी डे टू डे लेवल पर जो आपको नजर आ रहा है ना, वो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नजर आता है ना। इसीलिए आप जो डिसीज देखेंगे उसमें ब्लड में आपको बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ब्लड मोटा नजर आएगा, है ना, ब्लड मोटा हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप केवल कारण जानो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन डिजॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है दोस्तों, और इसी कारण से जो सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड मोटा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। कम होगी तो टिश्यू में एटीपी बनेगा क्या, कम बनेगा। ऑक्सीजन कम गई, ऑक्सीडेशन कम हुआ, एटीपी कम बनेगी। अब एटीपी मींस क्या, एनर्जी, है ना। इसलिए याद रखना चाहिए दोस्तों कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे तभी थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करेंगे, और थायराइड का फंक्शन जब रेगुलेट होगा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल होगा। यही कारण है हार्ट डिसीज में आपको कमजोरी आती है, और कमजोरी आएगी तो उसका सीधा संबंध आपको फटीग से नजर आता है। पेशेंट थोड़ा सा चलता है, बिल्कुल कहता नहीं यार मैं अब नहीं चल सकता, मुझे थकान है, मुझे लेटना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो पंप हो रहा है शरीर के भागों में प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो चुका है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसीलिए ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है जिससे ऑक्सीजन जुड़कर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो नहीं हो पा रहा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा, एटीपी कम बन रही है, आप देखो तुरंत कमजोरी लगना शुरू हो जाती है। ये फटीग है दोस्तों, है ना। एनीमिया में भी देखो आप, आपको क्लियर नजर आ जाएगा, ऑक्सीजन सेल का जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाएगा सेल के लेवल पर, है ना। ये एनारोबिक ऑक्सीडेशन की वजह से पेन स्टार्ट हो जाएगा आपको। यही कारण है पेन होता है दोस्तों, है ना। और यही कारण है डिप्रेशन में पूरा मेटाबॉलिज्म, आप जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो ना, डिप्रेशन में जाओगे ना, अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया। क्या होगा, अर्थराइटिस में देखो शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होता है ना। पेशेंट बोलता है ना तो मुझे भूख लग रही है, न मुझे लगातार थकान लग रही है दोस्तों, है ना। ये संकेत आर्थराइटिस के हो सकते हैं पेशेंट में, जब जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब स्लीप डिसऑर्डर होता है दोस्तों, तो रात में बनने वाली जो एंटीबॉडीज होती है नहीं बन पाती, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी दोस्तों। ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है दोस्तों। यही कारण है जब आप प्रोटोकॉल यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, थकान को दूर करेंगे, फटीग को कारण जानकर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको सारी चीज नजर आ जाएगी दोस्तों। जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये प्रोटोकॉल को यूज किया करिए, थकान के लेवल पर, फटीग के लेवल पर ये प्रोटोकॉल रामबाण आपके काम करेंगे। आपको बस केवल ये साइकोलॉजी समझना है जो मैंने आपको समझाया, है ना। ऐसे व्यक्ति जिनको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है, पुराने समय से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चला आ रहा है ना, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। नॉर्मल अमाउंट की जो एक्सरसाइज होती है, एक्टिविटी होती है, उसके कारण भी वो अफेक्टेड हो जाता है, वो भी नहीं कर पाता है वो, है ना। याद रखना, क्योंकि ये कुछ लोगों में ही उत्पन्न होता है, ज्यादातर लोगों में नहीं होता है दोस्तों। याद रखना, जो लोग लगातार थोड़ा 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 काम करके अपने स्टेमिना को बढ़ाते रहते हैं उनमें नहीं होता, लेकिन जो स्टेमिना को केवल बैठने काम करते हैं, आप और मैं, कई लोग तो भुला के बैठे हुए हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, अपनी एक्सरसाइज और एक्टिविटी को जो पोस्टपोन कर देते हैं उन लोगों में ये देखने को मिलता है। अभी तक यहाँ पर कई कारण आपको दिखेंगे अननोन कॉम्बिनेशन के द्वारा ट्रिगर्ड होता है। आपकी बॉडी में कौन कौन से कारण है आपको पता भी नहीं लगेगा, ट्रिगर हो जाएगा, है ना। कुछ फैक्टर होते हैं जो यहाँ पर पोटेंशियल ट्रिगर को इंक्लूड करते हैं कि भाई क्या कारण हो सकता है यार फटीग का, और उस फटीग सिंड्रोम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या प्रोटोकॉल तय कर सकते हैं, है ना। आप मान लो, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है वायरल इन्फेक्शन। आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हो कि आपके ज्यादातर पेशेंट जो होता है ना, वायरल इन्फेक्शन से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। जानते हो क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ लोगों में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम डेवलप हो रहा है दोस्तों, आदत पड़ गई उनके बॉडी को। वायरल इन्फेक्शन के बाद बहुत ज्यादा वहां पर जब रिजॉर्प्शन होता है दोस्तों, तो याद रखना, जितने भी रिसर्चर इसमें क्वेश्चन करते हैं कि कुछ वायरसेस से डिसऑर्डर को ट्रिगर करने का मौका मिलता है, जिससे जो वायरस आपको नजर आ रहे हैं, आपने देखा था एप्स्टेन बार वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस,
माउस ल्यूकीमिया वायरस, है ना। याद रखना दोस्तों, इनकी लिंक अभी तक पाई जा चुकी है, इसलिए याद रखना ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहले थकान आता, फटीग आता है। आप बीमार हुए 4 दिन में, ऐसा लगता है महीनों से बीमार हो, है ना। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल जो मैंने बताया ना, वो मेंटेन नहीं हो पाता, इसीलिए इम्यून सिस्टम का जो प्रॉब्लम होता है वो तुरंत वहां पर डेवलप होता है। आपको क्या करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जिनको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है दोस्तों, अगर स्लाइटली थोड़ा भी फिर से इम्पेयर्ड हो जाता है दोस्तों, तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि ये इम्पेयर्ड इनफ हो जाता है और इस डिसीज को डेवलप करता है। यानी वहां पर बार बार इम्यूनिटी के लेवल को आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो एक्चुअली जो कॉज होता है वो तो दूर हो जाता है, मेंटली और फिजिकली वहां दोनों साइमल्टेनियसली इफेक्ट डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए our body partly controlled by hormone system and partly by nervous system, ये जो दोनों सिस्टम के तराजू का पलड़े हैं, दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं। यानी ग्रोथ, अभी न्यूट्रिशन ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो इम्यूनिटी कैसे मिलेगी, है ना। याद रखना, सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ऐसे व्यक्ति जिनको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों में कभी कभी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स का एबनॉर्मल ब्लड लेवल एक्सपीरियंसेस होता है दोस्तों। आप टेस्ट करा लीजिएगा, ये सारे के सारे लेवल एबनॉर्मल्स होता है ना। इसलिए याद रख लेना, कभी भी फटीग का सिंड्रोम नजर आता है, आज के समय में सबसे कॉमन है, आपको याद रखना है, न्यूरोलॉजिकल याद रखना है दोस्तों, है ना। इसलिए जब मैंने टेबल प्रैक्टिस में जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर बनाया था, तब मैंने ये चीज सोची थी कि ये अगर मैं करता हूं तो डेफिनेटली ऑर्गन को न्यूट्रिशन दे जाता हूं। फटीग किसी भी अंडरलाइन डिसीज का एक सिम्टम हो सकता है दोस्तों, है ना। हम इसको कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे अगर आपको वीकनेस फीलिंग होती है, लगातार आप टायर्ड रहते हो, है ना, एनर्जी की कमी होती है, तो आप थोड़ी देर रेस्ट करके देख लो। अगर 1-2 दिन रेस्ट करते हो और आप ठीक हो जाए, इसीलिए कहा जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज मत करो, है ना। अभी कोरोना में आपने देखा था, जिसको कोरोना हो गया उसको कह दिया भाई तुम रेस्ट करो, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस से लड़ने दो, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम नजर आएंगे दोस्तों, जो कॉज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कारण क्या है। आप देखो हार्ट के साथ में, है ना, इंडिविजुअल को देखो आप लंग डिसीज के साथ में, एनीमिया में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के लेवल पर देखो, है ना, आप कंप्लेन को हमेशा एसोसिएटेड होते हुए महसूस करोगे दोस्तों, है ना। बहुत इजीली थोड़ी सी एक्टिविटी के कारण भी आपको फटीग हो जाएगा। मैंने बताया क्यों हो रहा है, ब्लड के मोटे होने के कारण, है ना। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको नजर आता है डायबिटीज के लेवल पर, जैसे मैंने आपको बताया। डायबिटीज के साथ पर्सन होने पर पोलीयूरिया की कॉमन प्रॉब्लम होती है, एक्सेस यूरिनेशन हो रहा है, पॉलीडिप्सिया की प्रॉब्लम होती है, एक्सेस थर्स्ट हो रही है ना, चेंज ऑफ विजन होता है, इसी कारण से फटीग सिंड्रोम के कारण, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण प्रॉपरली वहां पर कैपिलरीज में ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है, जो कैरिंग प्रोसेस होती है, वो नहीं हो पाती, और उसी के कारण साइमल्टेनियसली इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। यदि वो हाइपोथैलेमस के साथ होता है दोस्तों, तो याद रखना इसमें आपको बार बार कोल्ड होता है, बार बार ड्राई स्किन होती है, आपके ब्रिटल हेयर हो जाते हैं, हाथ में टूटने लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे फीलिंग सिम्टम जो डे टू डे प्रैक्टिस में मिलते हैं, सारे सिम्टम वन बाय वन फटीग और वीकनेस के लेवल पर आपके सामने आने लगते हैं दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो आप यहाँ पर पढ़ के निकल रहे हो दोस्तों, इस चीज को समझ के निकल रहे हो, पेशेंट के कांटेक्ट में फटीग के जितने भी कॉम्प्लेंट्स होते हैं उसके साथ इसको कंसीडर करता है दोस्तों, ताकि एक एक्यूरेट कॉजेटिव डायग्नोसिस बना सके कि कारण कुछ भी रहा हो। हमारे पास प्रोटोकॉल ऑर्गन्स के फिलॉसफी में ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफिकेशन करके उसको एनर्जी लेवल मेंटेन करना है, बस वो करवा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। कोई भी सिंगल टेस्ट नहीं है जो डायग्नोसिस कर ले, है ना। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को डायग्नोस करने के कोई सिंगल टेस्ट नहीं है ना। इसीलिए केवल और केवल सिम्टम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स के इश्यूज को आप पेशेंट से बात कीजिए, अर्ली स्टेज में क्या था, लेटर स्टेज में क्या था, आप जब वहां पर डायग्नोस कर लेंगे, बिना टेस्ट के डायग्नोसिस करके आप प्रोटोकॉल तय कर सकते हो दोस्तों। कोई बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है, बहुत इजीली होता है दोस्तों। यहाँ पर आप S1A1RE D1 पिल्स में दे दो या D2 पिल्स में दे दो, जनरल टॉनिक D5 में S2C15RE दे दो, नेचुरल टॉनिक में D5 में C10 वर1Y दे दो, और
मल्टीविटामिन 1 एंड मल्टीविटामिन 2। ये बहुत ब्रिलियंट ट्रीटमेंट है, करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आप केवल एक पेशेंट सेलेक्ट कीजिए और देख लीजिए। मेरा मानना है आप बहुत जल्दी खुश हो जाओगे कि एक सिंपल से मतलब छोटे से प्रोटोकॉल के लेवल पर आपको इतना बड़ा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये फटीग और वीकनेस होता है जो आपको टेबल प्रैक्टिस में डे टू टेबल प्रैक्टिस में डेली देखने को मिलता है दोस्तों। एक भी ऐसा पेशेंट नहीं आता जो वीकनेस या फटीग की शिकायत नहीं करता। कारण मैंने आपको बता दिया। आप ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दीजिए, ठीक है, लेकिन यहां पर पेक्टोरल ग्रुप की मेडिसिन तब यूज करना जब लंग्स डिसीज हो, है ना। अन्यथा ये एक सिंपल प्रोटोकॉल है, सारा प्रोटोकॉल। यहाँ आप मल्टीविटामिन 2 दे रहे हो ना, इसमें P1 मिला हुआ है ना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पेशेंट बहुत जल्दी खुश हो जाएगा कि यार मेरी प्रॉब्लम यार ये डॉक्टर समझ गया यार, इसने पता नहीं क्या दिया, 4 दिन 5 दिन के अंदर मेरे को एनर्जी आने लगी बॉडी में। और जैसे एनर्जी आने लगेगी आपको पता है दोस्तों, S1A1 आरी देके देख लेना कितनी जल्दी एनर्जी का लेवल मिलता है। और एनर्जी का लेवल जब मिलेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं। हमने कल क्लासिफिकेशन देखा था दोस्तों। क्लासिफिकेशन हमने यहां पर समझने की कोशिश की थी। हमने केमिकल नेचर वाला क्लासिफिकेशन कल देख लिया था। हमने देखा था अमीनो एसिड, अमीन्स और अदर 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे ये आपकी डेली डे टू डे एक्टिविटीज के। देखो न्यूरोट्रांसमीटर 40 से ऊपर होता है हमारी बॉडी में, 40 से भी ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर डिमॉन्स्ट्रेटेड है। लेकिन मेनली जो हमारे टेबल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। दूसरी बात, आपकी बॉडी में आपके डाइजेशन को करवाना, आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी को करवाना, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कराना, आपके मसल्स की एक्टिविटी को कराना, ये सारे फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपकी मेमोरी को, आपकी हंसी, आपकी खुशी, आपके गम को मेंटेन करना न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर न्यूरोट्रांसमीटर का रोल डे टू डे टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा। बस आपको वही समझना है, वही उपयोग करना है। यदि मान लो आपको ग्लूटामेट कम हो रहा है, डोपामिन कम हो रहा है, सीरोटोनिन कम हो रहा है ना, आप अगर दिखोगे तो कहां पर दिखोगे और कैसे दिखोगे, कहां पर किस चीज की कमी होगी तो कैसे आएगी। और आप जब इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स का उपयोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेपैथ में, तो इलेक्ट्रोमेपैथ के ये प्रोटोकॉल्स कहां पर क्या काम कर रहे हैं आपको बस वो समझने की जरूरत है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के कारण दोस्तों याद रखना पोलिसिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्साइटेशन को कॉज करता है, जबकि अन्य के कारण इनिबिशन होता है ना। तो ये फंक्शन है, यानी कुछ यहां पर एक्साइट कर रहे हैं और कुछ उनको रोक रहे हैं, नहीं इनिबिट करो, उनको नहीं करना है काम, है ना। इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर की 2 टाइप में क्लासिफाई कर रहे हो आप। इसको 2 प्रकार में आप क्लासिफाई कर दिया। एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा होता है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये दोनों लेवल यहां पर आपको देखने को मिलते है ना। अब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी में आप जब किसी चीज जगह पर एक्साइटेट कर रहे हो तो वो एक्साइटेशन क्या क्या है, आपकी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी डे टू डे प्रैक्टिस है जिसके आधार पर आपकी बॉडी वर्क कर रही है, कौन सा एक्साइटेशन कराना है, कौन सा इनिबिशन कराना है, उसी के ऊपर बॉडी के फंक्शन डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां से जब स्टिमुलेशन आ रहा है तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये आपकी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। यानी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दोस्तों जो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इंपल्सेस के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्री से पोस्ट में इंपल्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। ये प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसके डेवलपमेंट को कॉज नहीं करता है दोस्तों, याद रख लेना, उसके डेवलपमेंट को कॉज नहीं करता। इसीलिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज को कॉज करता है। यानी आपको सिंपली ये समझना है, ये प्री आपका सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये है आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहां पर ये आपके वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो इसका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये इसकी प्रो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर यहां पर न्यूरो रिसेप्टर पाए जाते हैं, है ना। ये प्री सिनेप्टिक पोस्ट को नहीं करता है,
ये मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल के लेवल पर आकर इन्वॉल्व होकर वेसिकल्स के माध्यम से निकालकर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। याद रखना दोस्तों, चेंज कॉज करता है। यही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल की ओपनिंग, याद रख लेना, यही यहां पर जो सोडियम चैनल की ओपनिंग है उसके द्वारा स्लाइटली डीपोलराइजेशन होता है दोस्तों। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से जो सोडियम आयन होता है वो अंदर की तरफ इन्फ्लक्स करता है, जो ओपन हुआ उसके अंदर जाना शुरू करता है दोस्तों। ये स्लाइड डीपोलराइजेशन को एक्साइटेटरी पॉलीसिनेप्टिक पोटेंशियल ईपीएसपी कहते हैं, हमने जो पूर्व में पढ़ा है दोस्तों। ये ईपीएसपी टर्न होकर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो एक्सॉन्स है दोस्तों, यहां पर एक्सॉन की इनिशियल सेगमेंट में एक्शन पोटेंशियल के डेवलपमेंट को कॉज करता है। ये गुण आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की जो मेम्ब्रेन है इसके माध्यम से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पर्टिकुलर पोस्ट न्यूरोटिक जो आपका न्यूरॉन है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन वहां पर अंदर जाकर उसके एक्सॉन में स्पेशल दोस्तों वहां पर पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट को वहां पर अंजाम दे रहा है। तो ये जो डीपोलराइजेशन हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये केवल और केवल कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, है ना। याद रख लेना, एसिटाइलकोलिन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, नॉरएड्रेनालिन इसके बाद, है ना। याद रख लेना दोस्तों, आपको एसिटाइलकोलिन, नाइट्रिक एसिड, हिस्टामिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, आपका गाबा, है ना, ग्लाइसिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ऐसे 40 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो मेन है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो मेन है इलेक्ट्रोमेपैथ में। बाकी छोटे छोटे उनका काम इतना डीप में कि मैं भी नहीं जानता वो क्या काम करते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बताता उसके बारे में। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो ये एक्साइटेटरी फंक्शन यहाँ पर हो रहा, लेकिन इसके विपरीत अगर इनिबिटरी एक्शन होगा तो यहां पर जब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये भी होता है। आप जब किसी चीज को एक्साइट कर रहे हो तो नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन और स्पेशल एसिटाइलकोलिन ये एक्साइटेटरी, यानी आपकी बॉडी में कोई भी गतिविधि को स्टिमुलेट करना है, आपकी गतिविधि को वर्क को बढ़ाना है तो एसिटाइलकोलिन और नॉरएड्रेनालिन को बढ़ाना है। आप ये दो एक्टिविटी को बढ़ा दो, आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटी एक्साइटेड हो जाएगी और एक्साइटेड होकर उसका जो काम है वो परफॉर्म कर देगी। लेकिन अगर इनिबिट करना है तो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस होता है दोस्तों जो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के इंपल्सेस के कंडक्शन को दोस्तों वहां पर इनिबिट कर देता है। प्री से पोस्ट में जो कंडक्शन आ रहा है यहां पर जुड़ा होता है, ये यहां पर माइनस प्लस माइनस माइनस, ये इसको इनिबिट करने का काम करता है दोस्तों। यही कारण है जब एक्शन पोटेंशियल के अराइवल के कारण जो आपका प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होता है दोस्तों, तो इसके कारण पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है, पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है दोस्तों, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेशियम चैनल की जो ओपनिंग को कॉज करता है, यानी यहां से बाहर निकला, यहां से बाहर निकला, ये यहां से आया और यहां पर पोस्ट सिनेप्टिक के लेवल पर इफ्लक्स यानी पोटेशियम चैनल को वहां बाहर निकालने लगता है दोस्तों। अब जब पोटेशियम चैनल वहां पर बाहर निकल रहा है तो क्या होगा दोस्तों, इसके कारण हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। तो जब हाइपर पोलराइजेशन होगा इसे हम इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं। ये इनिबिटरी करता है और ये रिवर्स गेयर मारता है। जैसे आप पर्टिकुलर ये देखते हो ना, ये देख रहे हो ना, ये आपका डीपोलराइजेशन, ये रिपोलराइजेशन, ठीक है। ये प्रोसेस यहां पर डेवलप होती है और इसी के कारण इनिबिशन हो जाता है ना। इसको हम आईपीएसपी कहते हैं दोस्तों। ये आईपीएसपी यहां पर डेवलप हो जाता है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल वहां पर जनरेट ही नहीं होता, अंदर की तरफ जनरेट ही नहीं होता। सोडियम चैनल ओपन होगा तो ही जनरेट होगा, पोटेशियम चैनल बाहर पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, वहां पर आपका जनरेशन एक्शन पोटेंशियल का नहीं होता है। कॉमन इनिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं गाबा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, डोपामिन, ये सबसे बेस्ट इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर आप ये फंक्शन को समझ रहे हो ना, अब आपको जैसे जैसे समझ में आ जाएगा कि मैं अगर पार्किंसनिज्म को ठीक करना है,
मुझे अगर डिमेंशिया को ठीक करना है, मुझे अगर हेल्थी स्टेटस को मेंटेन करना है, ये व्यक्ति बिल्कुल मुस्कुराता रहता है, हर काम के लिए खुश है, इसका मतलब इसमें डोपामिन बहुत अच्छा सीक्रेट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो इसका डोपामिन प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो अब आपको मालूम होना चाहिए सीरोटोनिन का सीक्रेट होता है ब्रेन में कम क्वांटिटी में, लेकिन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपका सीरोटोनिन सीक्रेट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे सीरोटोनिन, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सीरोटोनिन का रोल है। ब्रेन में बहुत कम होता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ पर है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर केवल और केवल पर्टिकुलर ब्रेन के लिए सीरोटोनिन बनाता है, बॉडी के लिए नहीं बनाता। बॉडी के लिए आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाता है ना। अगर डाइजेशन खराब है तो क्या सीरोटोनिन बना लोगे? बताओ, है ना। सोच करिए, आपका प्रोटोकॉल तय हो गया, है ना। इसीलिए जब आप बॉडी की इन सारी गतिविधियों को न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम के माध्यम से अगर आप जनरेट कराना चाहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज और ट्रांसपोर्ट को सीख जाइए। ये कैसे रिलीज होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आप करवा सकते हो। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है दोस्तों, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन की सेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और ये एक्सॉन के थ्रू दोस्तों, एक्सोनिक फ्लो के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है। यानी एक्सॉन टर्मिनल पर न्यूरोट्रांसमीटर एक स्मॉल पॉकेट में स्टोर होता है, जिसे आप वेसाइकल कहते हो। एक स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस के अंडर में दोस्तों ये वेसाइकल्स ओपन हो जाते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर को आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वहां पर रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल के सरफेस पर स्पेसिफिक रिसेप्टर से, यहाँ पर जो रिसेप्टर है ना, उस स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं दोस्तों, है ना। ये रिसेप्टर जी प्रोटीन होता है दोस्तों, ये रिसेप्टर जी प्रोटीन होता है, प्रोटीन काइनेज होता है, लिगेंड गेटेड रिसेप्टर होता है, जो आप लोग कई जगह पर नाम सुन चुके हो, है ना। ये इससे कंबाइन होकर यहाँ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। याद रखिएगा, अगर आपको इस जगह पर काम कराना है तो आपको एक्साइटेटरी लेवल पर, इनहिबिटरी लेवल पर कराना है। तो आप जो आरई का उपयोग कर रहे हो, आप वाई का उपयोग कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो सोचिएगा। आप कोई भी ऑर्गन की मेडिसिन में नर्व के लेवल पर जब आप इसका प्रयोग करते हो, आप सोचिएगा आप क्या कर रहे हो। पहली बात, इसको इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा गया, है ना, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों कहा गया, आप सोचिएगा इस बात को। जब आप कहते हो आरई तो यहाँ कहते हो बी, जब आरई के साथ जोड़ते हो तो वाई, यहाँ कहते हो जी, लेकिन डब्ल्यू को बीच में जोड़ देते हो, ये चारों को हटा दो, डब्ल्यू कर दो, डब्ल्यू न्यूट्रल है, ये दोनों को न्यूट्रल कर देगा, है ना। याद रखना, इसीलिए ज्यादातर प्रोटोकॉल में F1W को ऐड कर दो। यदि आपने S1 L1 A3 F1W जोड़ा तो आप सोच लो L2 के साथ में जब आप F1W को जोड़ दिया, आपने वही प्रोटोकॉल बना दिया जो जनरल टॉनिक के लेवल पर काम करता है। लेकिन आपने इस चीज को बैलेंस कर दिया, यानी पूरी बॉडी के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने का काम सेकंड डायल्यूशन में किया जाता है, D5 में किया जाता है। इसीलिए आज चैप्टर था वीकनेस और फटीग का। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आप इस न्यूरोट्रांसमीटर को इनएक्टिवेट कर रहे हो, कैसे करोगे भाई, क्या करना चाहते हो, है ना। एक्शन की एक्सिक्यूशन के बाद, यानी आपने यहां न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन देख ली, इसने कर दिया अपना काम, उसके बाद क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर 4 डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा इनएक्टिवेटेड हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ये गुण है कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑटोमेटिक वहां से चले जाते हैं। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के आउट डिफ्यूज होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाहर यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है दोस्तों, उस एरिया में जहां पर इसकी कोई एक्शन नहीं है। यानी प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में इतने एरिया में यहाँ पर इसकी एक्शन है, इसके बाद यहाँ एरिया में कलेक्ट हो गया, इसका कोई काम नहीं है दोस्तों। दूसरा, ये स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा वहां पर डिस्ट्रॉयड या डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, ये गुण है इनका। दूसरी बात, तीसरी बात, ये एस्ट्रोसाइट्स जो वहां के सेल्स है ना, जो मैक्रोफेजेस सेल्स है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के, वहां उनके द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है वहां पर उसको, है ना। और यही एक्सॉन टर्मिनल के रीअपटेक के माध्यम के द्वारा इसको रिमूव कर दिया जाता है। यानी एक्सॉन टर्मिनल इसको यहाँ पर रीअपटेक करके वहां से बाहर निकाल देता है। ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में यहाँ का न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन खत्म हो जाता है। फिर एक नया इंपल्स, फिर से नई प्रोसेस, फिर से एक्साइटेशन, फिर से इनिबिशन।
साइमल्टेनियसली ये फंक्शन होती रहती है। इसी नेगेटिव पॉजिटिव अगर हार्मोन्स में होती है तो आप कहते हो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, लेकिन अगर यहां हो रही है तो आपको बोलना पड़ेगा न्यूरोट्रांसमीटर के एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी मैकेनिज्म के माध्यम से ये सारी प्रोसेस हो रही है। इसीलिए आप आपकी बॉडी में इसी फंक्शन को न्यूरोलॉजिकल लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी और मोटर सिस्टम पे फिक्स करते हो और वहां पर प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर के जो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं उसको आप कंट्रोल करने का काम कर रहे हो, है ना। इसीलिए रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर कि कैसे चेंजेस होगा, है ना। रीअपटेक वो प्रोसेस होती है दोस्तों जिसके द्वारा एक्शन की एग्जीक्यूट के बाद ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है दोस्तों उससे एक्सॉन टर्मिनल में पुनः न्यूरोट्रांसमीटर को बैक ले लिया जाता है। यानी ये एग्जीक्यूशन हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद उसको पुनः ले लिया जाता है दोस्तों। ये रीअपटेक प्रोसेस के लिए प्रत्येक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन को इन्वॉल्व करना पड़ता है। यानी जैसे यहाँ पर ये कैरियर प्रोटीन है, ऐसे यहाँ पर एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन होते हैं। जब आपको लगता है कि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ मौजूद है, इनको बाद में प्रतिक्रिया के बाद में वापस रीअपटेक करना है, वो स्पेशल रिसेप्टर से जुड़कर ये वापस वहां पर पहुंचा दिए जाते हैं, है ना। इसलिए आपको ये विशेषता पता होना चाहिए। डब्ल्यू दे दीजिए, रीअपटेक बढ़ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू को प्रोसेस के रूप में इन्वॉल्व कर दीजिए, आपकी बॉडी में सारा न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शंस है रीअपटेक होकर वो नॉर्मलाइज कंडीशन में बैलेंस कर दिया जाएगा दोस्तों। जहां ज्यादा हो रहा है उसको न्यूट्रल, जो कम हो रहा है उसको न्यूट्रल, दोनों कंडीशन को बैलेंस कर दिया जाएगा। इसलिए ये चीजें आपको याद रखना। देखिए मैटी जी ने कितना लंबा सोचा था दोस्तों। इसीलिए इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं केवल आप उनके फंक्शन समझ जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन्स कहाँ, न्यूरोलॉजिकल कहाँ, क्या भेजना है, आप सब कंट्रोल कर सकते हो। जब आप इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हो, देयर आर 40 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय मॉडर्न साइंस। बट हमारे लोगों ने जो स्पेशलिटी देखी है वो कुछ ही हार्मोन्स के लेवल पर देखी है। एसिटाइलकोलिन के लेवल पर, नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल पर, हिस्टामिन के लेवल पर, ग्लूटामेट के लेवल पर, एस्पार्टेट के लेवल पर, गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड गाबा के लेवल पर, है ना, ग्लाइसिन के लेवल पर, डोपामिन के लेवल पर, सीरोटोनिन के लेवल पर, नॉरएड्रेनालिन के लेवल पर, एड्रेनालिन के लेवल पर बहुत ज्यादातर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। याद रखिएगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल पर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसिटाइलकोलिन। अगर आप एसिटाइलकोलिन को देख रहे हो तो एसिटाइलकोलिन दोस्तों कोलिनर्जिक, याद रखना, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यानी कोलिनर्जिक मतलब एक्साइटेटरी फंक्शन को प्रोसेस करता है। यानी पूरी बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी में देख लो एसिटाइलकोलिन कहां कहां पाया जाता है, पूरी बॉडी में ज्यादातर फंक्शन को पोजेस करता है। यानी ये स्पेशली सोडियम चैनल को याद रख लेना, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग के द्वारा एक्साइटेटरी फंक्शन को प्रोड्यूस करता है। यानी आपके ब्रेन ने मैसेज कहा यहां पर सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल को ओपन किया जाए और ये कार्य को बढ़ाया जाए। ये पूरा काम इसी कोलिनर्जिक एक्शन के रूप में इसी एसिटाइलकोलिन एंजाइम आपके न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा यहां पर परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। याद रखना एसिटाइलकोलिन एक याद रखना ना इस बात को, जो मैं वर्ड बोलने वाला हूं, है ना, ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होता है। अब ट्रांसमिट करने वाला ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होता है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना, याद रख लेना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और सिनेप्सी पर पाया जाता है। यानी आप कहीं पे भी मसल्स को देखेंगे, नर्व को देखेंगे, इनके द्वारा एक मसल्स का फाइबर, एक नर्व का फाइबर जब आपस में कनेक्ट होगा तो ये इसी तरह से होगा, है ना। इसीलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो मसल्स का नर्व का जंक्शन होता है, जहां पर सिनेप्सी होती है वहां पर ये पाया जाता है। ये बहुत सारे नर्व एंडिंग के द्वारा भी रिलीज होता है। याद रख लेना, आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पढ़ा था एसिटाइलकोलिन बहुत सारी न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स के द्वारा सीक्रेट होता है और वहां के कार्य को अंजाम करता है दोस्तों, है ना। याद रखना इस बात को, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको समझ में आएगा। आपको मैं बताने जा रहा हूं उसको नोट कीजिएगा अपने माइंड में। प्रोटोकॉल आपके हाथ में है ना, प्रोटोकॉल आपके हाथ में। जब एसिटाइलकोलिन के सिक्रेशन का सोर्स आपको पता लग गया कि फलानी जगह एसिटाइलकोलिन वहां पर सीक्रेट होता है, इसका काम ये है, आप स्टिमुलेट करना चाहते हैं आरई को दे दो, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है वाई को दे दो। मेडिसिन आपको सिलेक्ट करना है, मैं केवल इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग बता रहा हूं तो यहां पर यूज करना है ना। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात आती है, आप
जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करोगे तब आपको ये प्रोटोकॉल निर्धारित करने को मिलेगा दोस्तों। जब आप सिनेप्सी की बात करोगे, अब सिनेप्सी नर्व में भी होती है, मसल्स और नर्व में भी होती है, उस सिनेप्सी के लेवल पर आप जाके बात करोगे दोस्तों, तो आप याद रखना जब न्यूरोलॉजिकल लेवल पर यहाँ पर ये सिनेप्सी मसल्स और नर्व के बीच में हो रही है, तब वहां पर याद रखना वहां पर भी आपको ये काम देखने को मिलेगा। जब प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व के लेवल पर जाओगे आप, प्री गैंग्लियोनिक, आप कहीं पर भी जाते हो, ये ऑर्गन है, अब इस ऑर्गन से ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड पर इस ऑर्गन के माध्यम से कोई भी सेंसेशन जाएगा तो कहां जाएगा? सबसे पहले यहां से निकला ये टर्नलिया, ये हो गया प्री गैंग्लियोनिक, यहां से आया बैक साइड में गया, पोस्टीरियर हार्न में गया, ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक, करेक्ट। इसके बाद ऊपर गया फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थैलेमस एंड देन ब्रेन, ठीक है। प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व के रूप में ये यहां पर नजर आएगा। दूसरा पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व के रूप में नजर आएगा, प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व के रूप में नजर आएगा, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व के रूप में नजर आएगा दोस्तों। इसीलिए याद रखना आप नर्व सप्लाइंग एक्राइन ग्लैंड यानी स्वीट ग्लैंड, जितनी भी एक्राइन स्वीट ग्लैंड होती है जो पसीने के ग्रंथियां होती है, सब इन्हीं से जुड़ी होती है। सिंपैथेटिक वेसोडायलेटर नर्व इन स्केलेटल मसल्स, जब आप वर्क कर रहे हो, आप जब रनिंग कर रहे हो, तो भाई मसल्स की तरफ तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा जाएगा, है ना। तो इसके मसल्स में जो नर्व है वो वेसोडायलेटर होती है, ये नर्व वेसोडायलेटेशन करेगी, वेसल्स को डायलेट करेगी, जब भी तो ब्लड जाएगा, जब भी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जब भी तो एनर्जी बढ़ेगी। अर्थात आप जब यहाँ पर आरी का प्रयोग करते हैं ना एनाल्जेसिक में, आप क्या काम कर रहे हो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप क्या काम कर रहे हो आपको समझ में आना चाहिए। सिंपैथेटिक वेसोडायलेटर नर्व में स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, जिसको आप डायलेट कर रहे हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, मसल्स का वेन बंद हो रहा है। याद रख लेना इस बात को। बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों ब्रेन के, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स हुआ, हाइपोथैलेमस हुआ, बेसल गैंग्लिया हुआ, थैलेमस हुआ, हिप्पोकैम्पस हुआ, ये सब के सब जगह पर एसिटाइलकोलिन पाया जाता है दोस्तों, है ना। आपकी रेटिना है ना, रेटिना भी अछूती नहीं है, इसकी जो एमेक्राइन सेल्स होती है, उस एमेक्राइन सेल्स में भी एसिटाइलकोलिन आता है, ठीक है। आपको ये पता लग गया एसिटाइलकोलिन का फंक्शन कहां कहां जनरेट हो रहा है। इसीलिए एसिटाइलकोलिन का जो सिंथेसिस होता है आपको हमेशा याद रखना है, एक कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स में सिंथेसाइज होता है दोस्तों। जो एक्सोप्लाज्म में सिंथेसिस होता है, इस एक्सोप्लाज्म में सिंथेसिस होता है और एच वेसाइकल्स में आकर स्टोर हो जाता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेसाइज होता है दोस्तों। ये कोलिन के साथ, ये एसिटाइल कोलिन, कोलिन के साथ कोलिन एसिटाइल कोलिस्टेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कंबाइंड होता है दोस्तों, और एच को फॉर्म करता है, यानी एसिटाइल कोलिन को फॉर्म करता है। याद रखना दोस्तों, एसिटाइल कोएंजाइम कोलिन के साथ आपके कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में होता है, वही इसको ज्यादा मात्रा में देखेगा तो वही एंजाइम इसको डिग्रेड भी कर देगा, तोड़ भी देगा, है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, एसिटाइल कोलिन का महत्व क्या होता है आपके लिए। ये जो एसिटाइल कोलिन होता है इसकी एक्शन बहुत शॉर्ट होती है दोस्तों, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। वेसाइकल से रिलीज हुआ उसके कारण विदिन 1 मिलीसेकंड, विदिन 1 मिलीसेकंड अपना काम करना है इसको, है ना। ये कोलिन और एसीटेट में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, कोलिन के रूप में, और वहां पर आपके एसीटेट के रूप में टूट जाएगा। यही आपके एसिटाइल कोलिस्टेरेज एंजाइम जो होता है, जो ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है दोस्तों, ये एंजाइम सिंथेट जो आपके पर्टिकुलर सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बेसल लेमिना में प्रेजेंट रहता है। इसका जो बेस होता है ये बेसल लेमिना में प्रेजेंट रहता है। ये हमेशा एसिटाइल कोएंजाइम को उसके निर्धारित काम को कंट्रोल करता है कि भाई इतना ही करना, ज्यादा नहीं करना, है ना। इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम में कोलिन के साथ जुड़ा, कोलिन आपका कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन बनाता है, और यही एसिटाइल कोलिस्टेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जैसे रिलीज हुआ कोलिन और एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस आपकी बॉडी में लगातार मूवमेंट करती रहती है, लगातार होती रहती है, और इसी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर सारे फंक्शंस आपके बॉडी में होते हैं। क्या फंक्शन होता है ना। आपकी बॉडी में कौन से रिसेप्टर होते हैं जो आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहलाते हैं, और ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कितनी लेवल पर आपके बॉडी को काम करते हैं। 2 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं,
जिसके माध्यम से ये जो एसिटाइलकोलिन होता है एक्ट करता है ना। टिश्यू पर पाए जाते हैं दोस्तों, है ना, टिश्यू पे पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मस्कैरेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ये दो प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। इस रिसेप्टर को, जो टर्मिनोलॉजी का एक रीजन होता है दोस्तों, जैसे कि आप टोड स्टूल से देखते हो ना, टोड स्टूल से पॉइजनस सब्सटेंसेस को हम मस्केरिन कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो रिसेप्टर एक स्पेसिफिक ग्रुप पे एक्ट करता है, इसीलिए ये एक स्पेशल ग्रुप पे एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको मस्केरिन रिसेप्टर कहते हैं दोस्तों, है ना। जो रिसेप्टर को एक स्पेसिफिक ग्रुप पे एक्ट कराता है ना, उसे निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं। ये दोनों रिसेप्टर दोस्तों याद रखना बहुत अलग अलग अंजाम करते हैं फंक्शंस के लेवल पर, कोई एक ही जैसा फंक्शन नहीं करता, ये एक स्पेसिफिक है, ये एक स्पेसिफिक है ना। इसीलिए मस्कैरिन रिसेप्टर सभी ऑर्गन में प्रेजेंट है। आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, सभी ऑर्गन स्पेसिफिक है आपकी बॉडी के लिए, इसीलिए वो स्पेशली आपके सभी ऑर्गन में मस्कैरिन जो रिसेप्टर होता है प्रेजेंट रहता है, जो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व के द्वारा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के द्वारा इनर्वेटेड होता है। यानी ये दोनों सर्कुलेशन वहां पाया जाता है, एक स्टिमुलेट करने के लिए, एक इनहिबिट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए निकोटिनिक रिसेप्टर की जब आप बात करते हो दोस्तों, ये केवल सिनेप्सिस के बीच में पाया जाता है, ठीक है। सिनेप्सिस के बीच में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। प्री गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक दोनों न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट रहता है। इनका काम क्या होगा दोस्तों? निकोटिनिक रिसेप्टर स्केलेटल मसल्स की मेम्ब्रेन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी प्रेजेंट रहता है, इसीलिए मसल्स के नर्व के कोऑर्डिनेशन के साथ इनको पूरा बैलेंस में आपकी डेली एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए, आप खा रहे हो, पी रहे हो, निकाल रहे हो, है ना, आपकी ब्रीदिंग हो रही है, आप सांस ले रहे हो, आपका हार्ट का सर्कुलेशन हो रहा है, सारे मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के परफॉर्मेंस के लिए एसिटाइलकोलिन जिम्मेदार होता है। अब आज के बाद आप ये नहीं बोलना कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी बॉडी में एसिटाइलकोलिन का काम कहाँ कहाँ होता है, आपको सब पता है। अब आप किस तरह से इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज को वहां पर उपयोग करके इनको स्टिमुलेट कर रहे हो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरी बात करते हैं अब आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस तो पूरी बॉडी में पाया जाता है, सब ऑर्गन में मस्कैरिन इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं। आपको स्टिमुलेट करना तो स्टिमुलेट कर दो, रिलैक्स करना तो रिलैक्स कर दो, किससे करते हो आपको पता है। अब ऑर्गन्स कौन सा है, वो ऑर्गन की स्पेसिफिक रेमेडी आपको सब पता है। उन ऑर्गन के रेमेडी के साथ इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज की जाती है आज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉरएड्रेनालिन। पता है कहां से सीक्रेट होता है ना। ये एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर से न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन के रूप में सीक्रेट होता है ना। बहुत सारे स्ट्रक्चर है जहां से रिलीज होता है दोस्तों, कई लोग नहीं जानते इस चीज को। आप बोलोगे नहीं यार ये तो किडनी से निकलता है ना। याद रखना दोस्तों, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से सीक्रेट होता है। ये प्री है और ये पोस्ट है, यहां से ये पोस्ट जो आपकी गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से है वहां से रिलीज होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से वहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से वहां से रिलीज होता है, बेसल गैंग्लिया वहां से रिलीज होता है, ब्रेन स्टेम में आओगे वहां से रिलीज होता है। आपका लोकस सेरुलस इनपोन्स, आपके जो यहाँ से पार्ट होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास, उस पोन से लोकस सेरुलस पार्ट से भी सीक्रेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी सीक्रेट होता है। अब आप सोच लो, है ना। बहुत सारे प्लेसेस में नॉरएड्रेनालिन एक एक्साइटेटरी केमिकल मीडिएटर के रूप में काम करता है। ये मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है ना। कुछ जगह पर ये इनहिबिशन को भी कॉज करता है, यानी ये मीडिएटर का काम कर रहा है। नहीं, ज्यादा नहीं करना, मैंने कहा ज्यादा नहीं करना, कम करो। ये मीडिएट करता है उसको, यानी बॉडी की सेविंग करता है दोस्तों, है ना। कई जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहा है, उसको इनहिबिट कर देता है। ये माना जाता है ये ड्रीम्स को अराउजल में और मूड्स के एलिवेशन में इन्वॉल्व होता है। अब आप याद रख लेना इस बात को, यदि आपको ड्रीम आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, है ना, उस सपने के अराउजल में इन्वॉल्वमेंट होता है। इवन आपका जो मूड का एलिवेशन, कभी आप बहुत अच्छे हो, कभी गुस्से में आ गए, कभी किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे, कभी किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, है ना। ये तमाम कंडीशन को बैलेंस करने में नॉरएड्रेनालिन का, इसीलिए मैंने आपको बोला था लाइफ सेविंग और लाइफ प्रोटेक्टिंग जितने भी फंक्शन हो गए पूरा किडनी इन्वॉल्व होता है। इसीलिए नॉरएड्रेनालिन यहां भी बन रहा है, वहां किडनी में भी बन रहा है ना। बस इतना याद रखना है, यहां पर जो होगा ना ब्लड ब्रेन बैरियर
ब्रेन के लेवल पर बनेगा, बाहर का होगा तो वो बाहर के लेवल पर काम करेगा। इतना याद रखना, ये जो ब्रेन के लेवल पर बन रहा है, किडनी से बनने वाला आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे काम करेगा। याद रख लेना इस बात को, ठीक है। उम्मीद करूंगा इस बारीकी को आप समझ गए होंगे। अब आपको मैंने कहा था मल्टीविटामिन 1 और 2, S5 C5 F1 S6 C6 आ रहा कुछ समझ में आपको? आपको आना चाहिए दोस्तों, आपको पूरी चीज समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ब्रेन से मोटर सिस्टम से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का कंट्रोल S5 C5 F1 कर रहा है। किडनी के लेवल से नॉरएड्रेनालिन के सिक्रेशन के बेस पर आप S6 C6 को दोनों को जोड़ रहे हो, यानी स्टिमुलेशन का काम कर रहे हो, आप हर बॉडी के फंक्शन को बैलेंस कर रहे हो, है ना। अब आप डोपामिन की बात कर लो। फॉलोइंग एरिया, बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहां नर्व एंडिंग के द्वारा डोपामिन सीक्रेट होता रहता है दोस्तों, लगातार नर्व एंडिंग वहां पर सीक्रेट करता है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये नर्व एंडिंग जब यहाँ पर डोपामिन के द्वारा सीक्रेट हो रहा है तो कहाँ से? डोपामिन आपके ब्रेन के लेवल पर, बेसल गैंग्लिया से, हाइपोथैलेमस से, आपकी पूरी बॉडी, आप देखते हो ना ट्रेमर्स आना शुरू होता है, पूरा लिम्बिक सिस्टम से सीक्रेट होता है ना, न्यू कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है, आपके रेटिना से सीक्रेट होता है आंखों के लेवल पर, है ना। याद रखना, स्मॉल इंटेंसली आपका जो फ्लोरोसेंट सेल्स होती है जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया में पाई जाती है, उस सिंपैथेटिक गैंग्लिया में उस फ्लोरोसेंट सेल्स से भी ये इंटेंसली स्मॉल क्वांटिटी में सीक्रेट होता है। क्या करता है दोस्तों? डोपामिन वेलबिंग, आपका वेलबिंग को मेंटेन करता है, अर्थात डोपामिन इनहिबिटरी एक्शन का प्रोसेस करने का काम करता है। आपके बॉडी में बाहरी किसी भी तत्व को अंदर जो मेंटली आपके आता है उसको इनहिबिट कर देता है, यानी हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट जो प्रोलैक्टिन होता है, ये इनहिबिटरी हार्मोन होता है, वो डोपामिन के रूप में कंसीडर किया जाता है ना। जो प्रोलैक्टिन होता है उसको, उस प्रोलैक्टिन हार्मोन को डोपामिन के रूप में ही सिलेक्ट किया जाता है। जब मैं इसके फंक्शन से आगे बताऊंगा ना तो आप हैरान रह जाओगे कि ये आपकी बॉडी की डे टू डे एक्टिविटी में किस रूप में काम करता है, कल बताऊंगा आपको, है ना। याद रखना, सीरोटोनिन की बात कर लेते हैं। सीरोटोनिन को 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इसका एक स्पेशल नाम होता है 5HT, 5HT के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के नाम से आप सब जानते हैं दोस्तों, कई जगह आपने नाम सुना होगा। ये डीकार्बोक्सिलेशन और हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा ट्रिप्टोफन से सिंथेसाइज होता है। आपके बॉडी में ट्रिप्टोफन बना, ट्रिप्टोफन का हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया और वहां पर आपका सीरोटोनिन बन गया। याद रखना दोस्तों, सीरोटोनिन के लार्ज अमाउंट 90% आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो इंट्रोक्रोमोफिन सेल्स होती है, आपको याद होगा मैंने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बताया था, उस इंट्रोक्रोमोफिन सेल्स के माध्यम से सीरोटोनिन बनता है। और याद रखना, आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं, है ना, याद रखना दोस्तों, स्मॉल अमाउंट में प्लेटलेट्स और नर्वस सिस्टम में भी बनता है, ब्रेन में भी बनता है। याद रखना 10%, है ना। 90-10 का रेशियो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। बहुत सारे सीरोटोनिन को सिक्रेशन करने वाले स्ट्रक्चर भी है। हाइपोथैलेमस में चले जाओ, लिम्बिक सिस्टम में चले जाओ, सेरिबेलम में चले जाओ, डॉर्सल रेफी न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन में चले जाओ, स्पाइनल कॉर्ड में चले जाओ, रेटिना में चले जाओ, लंग्स में चले जाओ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चले जाओ, प्लेटलेट में चले जाओ, ये सब के सब सीरोटोनिन को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है, ये एक इनहिबिटरी सब्सटेंस होता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, याद रख लेना इसको, इसमें पेन सेंसेशन के इंपल्सेस को इनहिबिट करता है। जो आपके स्पाइनल कॉर्ड पर आप स्पाइनल लाइन लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। याद रखना, पेन सेंसेशन के इंपल्सेस को इनहिबिट करने का काम करता है। ये स्लीप और मूड के डिप्रेशन के कॉज को वहां पर सपोज करता है दोस्तों। याद रख लेना इस बात को, स्लीप और मूड के डिप्रेशन के कॉज को सप्रेस करने का काम करता है ना। और ये कारण है सीरोटोनिन के कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज होता है दोस्तों, है ना। कहीं पर प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है, याद रख लेना इस बात को, आपको बहुत सारी जगह पर आपको ये मिल जाएगा। जब प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है तो वहां पर स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी कॉज होता है। जब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों, तो याद रखना ये फूड इंटेक को भी कंट्रोल करता है, यानी आप कितना फूड खाओगे उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसलिए हमारे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर्स हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि अगर हेड ऑयल को अप्लाई किया, स्पाइनल ऑयल को अप्लाई किया, तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, पूरे बॉडी में जितने न्यूरोट्रांसमीटर है आप सबको बैलेंस कर रहे हो,
सारे न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो कैसे नहीं आपके बॉडी के आधे सिम्टम जाएंगे। जो आपके बॉडी के इम्बैलेंस सिस्टम्स हैं, जो ऑर्गन्स की ऑर्गेनिटी को वहां डिस्टर्ब कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं। तो आधे रोग तो आपसे उसी से ठीक हो रहे हैं, है ना। उपयोग कीजिए इस चीज को दोस्तों, आप पर्टिकुलर वहां पर यूज कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है दोस्तों। मैंने जब जब इस चीज को टेस्ट करना हो ना, तो मैंने एक फंडा बनाया, आपको भी मैं बता रहा हूं दोस्तों। S1 और RE, है ना, आप 4 ml डिस्टिल वाटर में आप दोस्तों 2-2 ड्रॉप डाल लो, ठीक है, याद रखना, है ना। आप जब वहां पर डालोगे 4 ml में डिस्टिल वाटर में, आप वहां पर जब 2-2 ड्रॉप डाल के 3 ml उसमें से पिला दीजिए, आप देखिए कितना अच्छा फील होता है ना। आप देखिए वहां कितना शानदार फील होता है। आप जब एब्डोमेन पेन में यूज करते हो, मैंने आपको जनरली कहा है S5 वर1, है ना, या वर2 YB, ये बताया मैंने। मैं अगर कहूं S2 वर2 Y का भी अगर उपयोग करेंगे हम, तो एब्डोमेन पेन में जो S2 क्या होता है, ग्लैंडुलर के सिक्रेशन को बढ़ाता है, तो आप नर्व एंडिंग के सिक्रेशन को भी बढ़ाओगे। आपने S2 वर2 Y कर दिया तो, है ना, याद रखना एब्डोमेन पेन में D3 से आपने अगर 5-5 ड्रॉप देना चालू कर दिया ना, आपको करना कहीं नहीं, 100 ml में 5-5 ड्रॉप मिक्स कर लेना D3 से, 100 ml में डिस्टिल वाटर में 5-5 ड्रॉप ऐड कर दो, अच्छी तरीके से मिक्स कर दो, आप 20-20 ड्रॉप 4 बार दे दो, है ना। S5 F1 S10 वर1, है ना, YB, ये भी ऐसे ही 100 ml में 5-5 ड्रॉप मिक्स कर दो और 20-20 ड्रॉप दे दो आप 3 से 4 बार, 4 से 6 बार। आप 10 मिनट के अंदर देख लेना, आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से तुरंत पेन बंद, तुरंत होता है। यहां पर ये जो इनिबिशन है, आप इसको डायरेक्टली यहां पर इनिबिट करा रहे हो दोस्तों, तुरंत काम होता है, आपको सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। हिस्टामिन की बात कर लो। अब आपको मालूम है कि आपके बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंसेस आता है, स्टिमुलेशन होता है, बहुत सारी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होती है ना। हाइपोथैलेमस में, लिम्बिक सिस्टम में, आप जो लिम्बिक कॉर्टेक्स है आपके, हम पढ़ेंगे सब आगे, है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उनके जो अलग अलग पार्ट है, वहां भी नर्व एंडिंग्स पाई जाती है ना। हिस्टामिन को वो सिक्रेट करती है दोस्तों, एंटी एलर्जिक, है ना। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा, आपके स्टमक की म्यूकोसा, मास्ट सेल के द्वारा भी सीक्रेट होती है। जब कहीं पर इन्फ्लामेशन होता है, ये कहीं पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर आपका सेल्स है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर टूट लग गई, है ना, इन्फ्लामेशन हो गया, तो यहाँ पर अंदर जो मैक्रोफेजेस है, वहां सबसे पहले मास्ट सेल होती है। ये मास्ट सेल तुरंत हिस्टामिन को सिक्रेट करती है, और हिस्टामिन का मैसेज आपके ब्रेन में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, और मास्ट सेल्स के द्वारा जब ये मैसेज गया, हिस्टामिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तुरंत कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज होने लगते हैं, आपकी बॉडी में मैसेज पहुंचा दिया जाता है, सारी जो WBCs होती है माइग्रेट होकर उस पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की तरफ आ जाती है, और ऐसा माना जाता है कि एक अराउजल मैकेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी में कोई भी मैकेनिज्म अगर डेवलप हो रहा, फॉरेन मैटर अंदर आ रहा, कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो रहा, उसका सबसे पहले हिस्टामिन रिलीज होता है, एंटी एलर्जिक गुण इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यही रखते हैं दोस्तों, तो हिस्टामिन तक हमने कर लिया है, कल मैं आगे के आपको बताऊंगा और बहुत सारे इनके फंक्शंस बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये आपकी बॉडी में क्या क्या जनरल फंक्शंस करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोटोकॉल तय करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी गुप्ता सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे सर आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। सर उसके बाद ना 2 पेशेंट और ऐसे आए जिनको मतलब हाथ से पेन भी नहीं उठाया जा रहा था, और उसके बाद उन्होंने 5-5 किलो वेट उठाया है।
उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी उन लड़कियों ने, मगर बाकी ने तो बनाई दी। तो सर उसमें हम कर क्या रहे हैं जो मतलब इतना वो करता है, तो हम इसी को बैलेंस कर रहे हैं क्या सर? बिल्कुल, आप इसी चीज पे काम कर रहे हैं। देखो, अगर आपको जिस प्रोटोकॉल आपने दिए ना, उस जी उस प्रोटोकॉल को अगर आपने वहां पर यूज किया, ठीक है, जी सर। और अगर उससे आपको एग्रेवेशन होता है तो आप क्या करते हो? तुरंत आरी की जगह जी वाई जी कर जी देते हो। और वाई से होता है तो आप तुरंत आरी कर देते हो, है ना? लेकिन कभी जी नहीं सर। सोचते कि हम डब्ल्यू दो। देखो, मैंने न्यूरो बूस्टर बनाया, इसी लेवल पर बनाया। आपका एनाल्जेसिक बनाया, एनाल्जेसिक बूस्टर इसी लेवल पर बनाया। आर जी, है ना, आर डब्ल्यू, है ना? इसी बिहेवियर को देखिए, आप केवल समझिए, आपको सब समझ में आएगा। ये लेक्चर आप सुन लेना, और आपके जितने पेन किलर पे आप काम कर रहे हो ना, आप केवल समझ लेना कि मेरे को किस ऑर्गन में न्यूरो सेल, न्यूरो मसल्स, न्यूरो टिश्यू, न्यूरो वेन, आप कहां पर जाकर काम कर रहे हो, है ना? आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सर ऐसा हुआ, मैंने नाभि में आ रही मतलब वैसे मैंने जैसे लगाया तो उनको लगा कि हाँ भी पेन बढ़ रहा है। मैंने जैसे वाई करा तो सर उसका पेन जो है वो रिड्यूस हो गया, और डब्ल्यू ई करते ही बैलेंस हो गया उनका, बिल्कुल खत्म हो गया। बोल रहा हूँ ना मैं सर, ये चीज तो सीखने की है। हम लोग ये चीज पे काम कर गए ना, तो मैं कह रहा हूँ हमारा कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं। अभी देखो, आरी को लगा दिया, आरी को अम्बिलिकल कार्ड पे लगा दिया, स्टोन बाहर फेंक दिया मैंने आज 11 ml का। केवल प्रैक्टिकल किया मैंने, बाकी कुछ नहीं दिया। आरी दे दिया मैंने कहा, 2 ml दे दिया मैंने कहा, एक काम कर, ये अभी लगा ले, और ये 18 ml दे रहा है, घर ले जा, लगाते रहना, और मुझे कल बताना, कल तक मैं तेरी दवाई बना दूंगा। और 2 दिन में आया, और जब आया तो वो बोलता है, यार मेरी तो 50% मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब इससे ज्यादा बड़ी चीज हम क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल सर। सर आज मैंने भी बनाया एक आरी का वो बेस बना के किसी को देना है स्टोन के लेवल पे, जो जी, आपने बताया, खाली उसको देना, बना के रख दिया, वो कल लेके जाएगा। बहुत बढ़िया सर। जी थैंक यू। जी, जी विजय सर, विजय सर, विजय सर। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं रख लेते हैं। आज मेरा थोड़ा